गुमराह एपिसोड 289। शाम होने से जरा पहले शराफत पहुंच गया। वो मेरे लिए एक लंबी सी ओपल कार लेकर आया था। ये उन दोनों कारों में से एक थी जो उसने कुछ खुसूसी इंतजामात के साथ ही रीअसेंबल कराई थी। उसे कार से ज्यादा एक जदीद बख्तरबंद गाड़ी कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बज़ाहिर एक आम सी नजर आने वाली उस कार में बड़ी खूबियां पोशीदा थी। उसे देखकर मैं शराफत अली की जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। कार के डैशबोर्ड में खुफिया खाना ऐसी जगह बनाया गया था जो ड्राइवर के बहुत करीब था। उस खाने में मुख्तलिफ रंगों के कुछ बटन ऊपर नीचे दो लाइनों में लगे हुए थे। किसी भी हंगामी हालत में ड्राइविंग करने वाला या उसके साथ बैठा हुआ शख्स जरूरत के मुताबिक उन बटनों को बआसानी इस्तेमाल कर सकता था। एक बटन को दबाने से गाड़ी के पीछे डिक्की का ढकना खुलकर 2 इंच ऊपर उठ जाता था और वहां से 2 स्टन गनों की नालियां बरामद होकर एक तसलसल के साथ गोलियां बरसाना शुरू कर देती थी। गाड़ी के आगे बोनेट के सिरे पर स्टील का बना हुआ खूबसूरत बास पर फैलाए खड़ा था। उस पर इस महारत से रंग किया गया था कि पहली नजर में उसे देखकर बिल्कुल असली का गुमान होता था। कदोकामत भी उसका एक पूरे बांस जितना ही था। उसके फैले हुए बाजुओं की लंबाई 1-1 फुट थी। एक बटन दबाने से वो दोनों बाजू यूं हरकत करते थे जैसे बाज उड़ने के लिए पर तोल रहा हो। उसके साथ ही बाजुओं से बैक वक्त 6 गोलियां सनसनाती हुई निकलती थी जिनकी बिल्कुल आवाज नहीं होती थी। न्यू देखने वाले उसे खूबसूरत डेकोरेशन पीस से ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते थे। एक बटन दबाने से कार के चारों पहियों पर ऐसे कवर साया कर लेते थे जिनसे टकराकर गोलियां बेअसर हो जाती थीं। खिड़कियों और विंडशील्ड में लगे हुए तमाम शीशे बुलेट प्रूफ थे और उनके जरिए कार में बैठने वालों को बाहर से देखना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता अंदर बैठे हुए लोग बाहर वालों को बआसानी देख सकते थे। उसके अलावा 2 बटन कार का रंग तब्दील करने के लिए थे। एक बटन दबाने से गहरा नीला रंग एकदम हल्का हो जाता, दूसरा बटन दबाती जगह जगह लाल पीली पट्टियां उभर आती थी और एक बटन के जरिए कार की नंबर प्लेट तब्दील की जा सकती थी। मैंने उस कार से मुकम्मल तौर पर मुतारिफ होने के बाद शराफत से कहा, ये तो बड़ी अजीब व गरीब गाड़ी तैयार करवा ली तुमने यार। वो मुस्कुराते हुए बोला, इन दोनों कारों की कारकर्दगी देखने के बाद मैंने 2 कारें और दे दी रीअसेंबलिंग के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ऐसी बख्तरबंद गाड़ियों की पूरी रजमंड बनाने का इरादा तो नहीं है? मैंने हंसते हुए उससे पूछा। फिरोज बोला, अगर इन्होंने ऐसा इरादा किया है तो ये बेहद अच्छा फैसला है इनका। जिन लोगों से हमारा मुकाबला है उनके लिए हमें ऐसे सामान की बेहद जरूरत है। कुछ ऐसी गाड़ियां हमारे पास हो तो हम चंद ही दिनों में उनका पूरी तरह सफाया कर देंगे अपने मुल्क से। शराफत अली बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फिरोज, मेरे पेशे नजर यही कुछ है। इस तरह की एक गाड़ी के जरिए हम उनके कई ठिकाने और अनगिनत लोगों को खत्म कर सकते हैं। बेधड़क बरसती हुई गोलियों की बौछार में घुसकर उन्हें दंदान शिकन जवाब दे सकते हैं। बस ठीक है, आज की मुहिम में हम लोग यही गाड़ी इस्तेमाल करेंगे। आज ही से इब्तिदा हो जाए इसकी। मैंने कहा, आज की मुहिम? शराफत अली ने हैरत से मुझे देखते हुए पूछा। फिरोज भी आंखें फाड़कर मुझे तकने लगा। आज किस मुहिम पर जाना है यार? वो हमारा बिल्कुल जाती मामला है ये, तुम लोग इसकी फिक्र ना करो, हम खुद निमट लेंगे उससे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कमाल करते हो जिलानी, ये तो बड़ी अजीब बात कही है तुमने। क्या तुम अभी तक हमें अपना नहीं समझते हो? फिरोज ने जरा हैरत का इजहार करते हुए पूछा। मेरा मतलब ये नहीं था यार, वो कोई इतना संगीन मसला नहीं है जिसमें तुम लोगों की मदद की जरूरत पड़े, इसीलिए ये बात कही थी मैंने। मामूली सा काम है, हो सकता है आसिया अकेली ही सब कुछ कर ले और उसे हमारी भी जरूरत ना पड़े। कैसी बातें कर रहे हो तुम जिलानी? मैं हैरान हूँ, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमारे होते हुए आसिया मसले हल करेगी अब? शराफत अली हैरत से बोला, ये तो डूब मरने का मकाम है यार हमारे लिए, अब हम इतने गए गुजरे हो गए हैं। नहीं यार, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, खामखा की बदगुमानियों को दिल में जगह ना दो अपने। वो दरअसल आसिया का ही मामला है। तुम्हें तो पता है यार शराफत अली, तुम तो जानते हो वो इतने दिनों से घर बार छोड़कर क्यों इधर उधर मारी मारी फिर रही है। शराफत अली ने मेरी बात काट कर कहा, तो उसके बच्चे का पता चल गया है? कहाँ है वो, किसके पास है? मैंने उसे बताया कि बच्चा कहाँ और किसके पास है और ये कि उसे हासिल करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं। पूरी बात सुनने के बाद फिरोज बोला, और तुम कहते हो कि यह कोई संगीन मामला नहीं है, हालांकि वहां पुलिस भी मौजूद होगी और उस वडेरे गुलाम मुर्तजा शाह के पालतू आदमी भी। फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम लोग वहां से आसानी के साथ बच्चे को निकाल लाओगे और ये काम सिर्फ आसिया ही करेगी? सीधी सी बात है भाई, पुलिस की कोई भारी नफरी तो मौजूद होगी नहीं वहाँ। 2-4 कांस्टेबल किस्म के बंदे होंगे और वो भी बाहर गेट पर, चुनाचा उनसे आमना सामना होने का इम्कान 0 के बराबर है। अंदर सिर्फ एक आदमी और 2 कुत्तों से मुलाकात होने का इम्कान है। कुत्ते दोनों आसिया से मानूस है, लिहाजा उसे उनसे बिल्कुल खतरा नहीं है। एक पहरेदार से अगर मुठभेड़ हो भी गई तो उससे निमटना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब तुम ही बताओ, ये कौन सा संगीन मसला है? कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो जिलानी? क्या ये जरूरी है कि तमाम हालात इसी तरह पेश आए जिस तरह तुम समझे सोचे बैठे हो? तुम्हारा अंदाजा गलत भी तो हो सकता है, सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकती है, लिहाजा हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ। फिरोज बोला,
اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے بھائی کہ ایک پرسکون ماحول میں بہت سے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خامخواہ مشکوک ہو جائے، یا وہ جن کے گھر سے ہمیں سارا کام کرنا ہے وہ دونوں ملازم اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بھڑک اٹھ اور ہمیں موقع ہی نہ دے، گھر میں آنے سے روک دیں۔ ایسی صورت میں تو ہمارا سارا منصوبہ ہی دھرا رہ جائے گا۔ شرافت بولا، ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تمہاری، اس کے لیے ہم یوں کرتے کہ تم تینوں اپنے منصوبے کے مطابق ہی کام کرنا، ہم لوگ وہاں سے دور رہ کر حالات پر نظر رکھیں گے، اگر بات بگڑتی دیکھیں گے تو تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے تم پر۔ میں نے کہا، نہیں یار، اتنی سمجھ تو ہم میں بھی ہے، اس کی تم بالکل فکر مت کرو، ہماری گاڑی تم سے بہت پیچھے رہے گی۔ شرافت علی بولا۔ فیروز نے کہا، لیکن تم گلزمان کو اپنے ساتھ رکھتے تو زیادہ اچھا تھا، تم کہہ رہے تھے کہ وہاں کتے بھی ہوں گے، لہٰذا گلزمان وہاں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میں نے بتایا ہے نا، آسیہ کے کہنے کے مطابق وہاں 2 کتے رات بھر چوکیداری کے لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن وہ آسیہ سے خوب مانوس ہیں کیونکہ وہ کچھ دن وہاں رہ چکی ہے، لہٰذا ان سے کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے۔ خیر، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فیروز نے کہا۔ 10:05 پر ہماری کار خوشنما بنگلے کے آہنی گیٹ کے سامنے جا ٹھہری۔ آسیہ نے بنگلے کے اندرونی حصے میں روشنی دیکھ کر ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بیکار ہے، قسمت ہی خراب ہے میری، آج وہ دونوں گھر پر ہی ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں باہر سے کیسے پتا چل گیا کہ وہ دونوں گھر کے اندر موجود ہیں؟ اندر کمروں میں روشنی نہیں دیکھ رہے آپ؟ ان کی غیر موجودگی میں سارے کمرے بند ہوتے ہیں اور لائٹیں بھی بند رکھی جاتی ہیں، ملازمہ باہر برآمدے میں لیٹتی ہے اور وہاں بھی وہ روشنی نہیں کرتی۔ آسیہ نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ آبی بولا، پرواہ نہ کرو، وہ اگر گھر میں ہیں تو ہونے دو، ہم ان سے تعاون کی درخواست کریں گے، اگر انہوں نے مان لی اور ہمارا ساتھ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہیں باندھ کر ڈال دیں گے کسی کونے میں، یہاں تک آ کر نامراد واپس نہیں جائیں گے ہم۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی آبی، بات بگڑ گئی تو خواہ ایک اور واردات ہمارے نام درج ہو جائے گی، اتنی جلد بازی کی ضرورت بھی کیا ہے آخر، ہم کل بھی آ سکتے ہیں یہاں، 2-4 دن بعد بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، او چپ کر یار، تیری اس مصلحت کوشی نے تو مجھے بھی ناکارہ کر کے رکھ دیا ہے، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے۔ میں اسے جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ بنگلے کا بغلی گیٹ کھول کر ایک 45-50 سالہ دراز قد اور صحت مند شخص نے پوچھا، کون صاحب ہے آپ، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ آبی کو شاید آسیہ اس خاتون آرٹسٹ کا نام بھی بتا چکی تھی، اس نے جلدی سے کھڑکی سے سر باہر نکال کر کہا، زرین بی بی گھر پر ہی آج نا، اس کو بولو ہاشم خان صاحب آئے ہیں، فنکشن کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا صاحب، آپ ادھر ہی ٹھہرو، ہم ابھی بتاتا ہے بیگم صاحب کو۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ شاید گیٹ کے قریب ہی کہیں بیٹھا تھا اور بنگلے کے سامنے کار کے رکنے کی آواز سن کر ادھر آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے آبی سے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ لوگ آسیہ کو پہچانتے ہوں گے، اسے دیکھ کر وہ مشکوک ہو جائیں گے ہماری طرف سے۔ پرواہ نہ کرو یار، ہمیں بس کسی نہ کسی طرح اندر پہنچنا ہے، پھر اگر وہ ہمیں پہچان بھی لے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے ہم پر، تیرے پاس وہ پستول تو ہے نا، اس پر سائلنسر چڑھا لے بس، اس کے بعد تو وہی کرے گا جو ہم کہیں گے۔ میرے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں رہا تھا، وہ اندر اطلاع کرا چکا تھا اور اب کسی بھی لمحے ہمیں اندر بلایا جانے والا تھا۔ میں نے خاموشی سے پستول نکال کر اسے چیک کیا، وہ گولیوں سے لبالب بھرا تھا اور سائلنسر اس پر پہلے سے چڑھا رکھا تھا میں نے۔ آسیہ اس دوران بالکل خاموش بیٹھی رہی، اس کے انداز سے یہی لگتا تھا مجھے کہ وہ خود بھی وہی چاہتی ہے جو آبی کر رہا تھا۔ مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید ان لوگوں نے یہ سب کچھ پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا۔ 1 منٹ کے بعد ہی بنگلے کا گیٹ کھول کر ہمیں اندر جانے کے لیے راستہ دے دیا گیا۔ آبی نے جلدی سے کار کو سٹارٹ کیا اور اسے لے کر سیدھا اندر چلا گیا۔ پورٹیکو میں ایک چھوٹی سی نیلی کار پہلے سے کھڑی تھی، آبی نے اپنی کار اس کے پیچھے لگا کر روک دی۔ سامنے کھلے ہوئے دروازے میں ایک 30-32 سالہ سرخ و سفید رنگت اور تیکھے نقوش والا لیڈی ٹائپ جوان ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ میں اور آبی ایک ساتھ اپنی اپنی طرف کے دروازے کھول کر کار سے باہر نکلے۔ دروازے میں کھڑا ہوا شخص اپنے فرائض سے اچھی طرح واقف تھا اور اسے معلوم تھا کہ کار کی کون سی سیٹ سے برآمد ہونے والا شخص کس حیثیت کا اور کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میرے کار سے اترتے ہی وہ ہونٹوں پر ایک خوشکن مسکراہٹ سجا کر میری طرف بڑھتے ہوئے بڑے ہی مہذب انداز میں بولا، آئیے آئیے جناب خان صاحب، ادھر تشریف لائیے۔ اس نے ہمیں ایک صاف ستھرے اور بڑے ہی قرینے سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ آبی نے جدید طرز کے نرم و گدا صوفے میں دھنستے ہوئے کہا، وہ مس زرین کہاں ہے؟ انہیں اطلاع نہیں دی خان صاحب کے آنے کی؟ انہیں خبر ہو چکی ہے جناب، بس 1 منٹ انتظار کریں آپ لوگ، وہ آتی ہی ہوں گی۔ اس نے بڑے ہی عاجزانہ انداز میں کہا۔ میں اور آسیہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں بڑے غور سے اس شخص کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے آسیہ کو دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی بھی جھلک نہ دیکھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ آسیہ کو بالکل نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا۔ ہم لوگوں کے بیٹھنے کے بعد وہ ہنوز عارضی سے بولا، آپ کیا لینا پسند کریں گے، ٹھنڈا یا گرم؟ پھر وہ خود ہی بولا، ویسے اس موسم میں کولڈ کافی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
नाना पुत्र, हमें बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं किसी चीज की, बस तू बैठ जा इधर, तकल्लुफ ना कर हमारे लिए। आबी अक्खड़ पंजाबी लहजे में बोला। उसके इस अंदाज पर उसके चेहरे पर नागवारी की एक लकीर उभरी, मगर फिर फौरन ही मिट गई। उसे ऐसे लोगों से डीलिंग की बहुत अच्छी तरबियत दी गई थी जिनसे कुछ मिलने की तवक्को हो, और हमने चूंकि अपनी आमद का मकसद यही बताया था, लिहाजा हमारी किसी बात पर उसकी पेशानी शिकन आलूद हो ही नहीं सकती थी। वो बोला, तकल्लुफ कैसा जनाब, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप जैसे मौसिस लोग हमारे घर तशरीफ लाए हैं। कुछ तो खिदमत का मौका दें आप हमें। वो तो हम देंगे ही बरखुरदार आपको। हमारी यहाँ तशरीफ आवरी का मकसद यही है कि आपको कुछ मौका फराहम करें हम अपनी खिदमत का, और अगर आपने हमारी बात मान ली, मामलात खुशउस्लूबी के साथ तय हो गए, तो हम कोल्ड कॉफी भी जरूर पियेंगे आपकी। आबी ने इस बार लखनऊ वालों को मात देने की कोशिश की थी और उसकी जुबान रुकने को तैयार नहीं हो रही थी। वो दरअसल उसे बातों में उलझाकर वहीं रोके रखना चाहता था, ताकि उसे आसिया पर कुछ शुबा हुआ भी हो तो वो अपने शुबे का इजहार किसी और से ना कर सके। और वो कह रहा था, हमें उम्मीद है कि मामला तय करने में आप ज्यादा हिलोजत नहीं करेंगे, इसलिए कि ये जो खान साहब है ना, ये हाशिम खान साहब, इन्हें ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो हेर फेर की बातें करके ज्यादा दाम वसूल करने की कोशिश करते हैं, और इनकार तो सुनने के आदी ही नहीं है किसी भी मामले में। तो अब अगर तुम चाहते हो मियाँ साहबजादे कि हम तुम्हारी कोल्ड कॉफी जरूर पिएं, तो इन बातों का ख्याल रखना। ओहो, इसकी आप जरा भी फिक्र ना करें, हमारा साबिका हमेशा ऐसे ही मौसिस लोगों से रहता है, चुनांचे इनके मिजाज का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हमें भी है। वैसे आपने अच्छा किया कि मुझे पहले से ही आगाह कर दिया, अब मैं पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। वो आदमी सादतमंदी से बोला। एनुसी लम्हे कमरे में जैसे चांदी की घंटियां बज उठी। किस बात का ख्याल रखने को कह रहे हो जाफरी? आवाज सुनकर मैंने नजर उठा के देखा। एक सरोकत, चांद सा मुखड़ा, मुअत्तर पैराहन में मलबूस, लबे शीरी को एक दिलकश मुस्कान से आरास्ता किए चश्मे गजाला में हमें तोल रहा था। नौजवान जिसे उसने जाफरी कहकर मुखातिब किया था, जल्दी से उसके करीब जाकर बोला, आइए मिस ज़रीन, इन लोगों से मिले। ये जनाब हाशिम खान साहब हैं, शहर के बड़े और मौसिस लोगों में से हैं और हमारी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं। ज़रीन ने एक अदाए नाज से मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया और आकर मेरे बिल्कुल सामने वाले सोफे पर बैठकर बोली, ज़हे नसीब, आप जैसे लोगों ने इस लौंडी को इस काबिल समझा। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैंने महसूस किया इस दौरान उसकी नजरें कई बार आसिया की तरफ उठी थी। मुझे गुमान गुजरा कि शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही है। आबी ने भी इस बात को महसूस कर लिया था। वो तेजी से अपनी जगह से उठा और आसिया को मुखातिब करके बोला, अरे बीबी, जरा उठ तो जल्दी से, मेरे साथ कार तक चल। वो अहम चीज तो मैं कार में ही छोड़ आया हूँ। आबी की इस अचानक हरकत पर आसिया उलझन का शिकार होने लगी थी। वो समझ नहीं सकी थी कि आबी आखिर उसे बाहर क्यों ले जाना चाहता है, जबकि मैं जान गया था कि वो इस तरह आसिया को ज़रीन की नजरों से दूर कर देना चाहता था, ताकि उसे देखकर उसके जहन में कोई भूली बिसरी याद ताज़ा होने भी लगे तो वो फौरी तौर पर याद ना आ सके उसको। मैंने आसिया को मुतज़ब्ज़ब देखकर जल्दी से कहा, सोच क्या रही हो, जाओ जल्दी से इसके साथ। इसके साथ ही मैंने उसकी पुश्त थपक कर उसे उठने का इशारा भी कर दिया। आबी उसे साथ लेकर तेज तेज कदमों से चलता बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद ज़रीन ने जाफरी की तरफ देखते हुए कहा, अरे जाफरी, तुमने खान साहब को ऐसे ही बिठा रखा अब तक, कोई खातिर तवाज़ो नहीं की? मैंने जल्दी से कहा, टाना बीबी, इन्हें कुछ न कहें आप, हमने खुद ही मना कर दिया था इन्हें, इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो आपने ज्यादती की है खान साहब हमारे साथ, मेजबानी का हक तो जनाब आप ना छीने हमसे। ऐसी बात नहीं है बीबी, आप अपने दिल में कोई ऐसा वैसा ख्याल ना लें, किसी का हक छीनने का हम बिल्कुल इरादा नहीं रखते। बस तो फिर आप इनकार नहीं करेंगे? फिर वो जाफरी की तरफ मुंह करके बोली, जाओ खाने पीने के लिए कुछ लेकर आओ। अरे भाई, अब इतनी भी जल्दी नहीं है मियाँ, थोड़ी देर ठहर जाओ, उन दोनों को वापस तो आने दो। मैंने उसे रोकते हुए कहा, जब तक मैं कॉफी लेकर आऊंगा वो लोग भी आ चुके होंगे। जाफरी ये कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं नहीं चाहता था कि वो आबी की वापसी से पहले जाए यहाँ से। मैं समझ रहा था कि वो आसिया को ज़रीन की नजरों से दूर रखने के लिए उसे कार में बिठाकर वापस आ जाएगा, और मैं जाफरी को इसीलिए रोकना चाहता था कि वो आसिया को कार में बैठा देखकर चौंकिन्ना ना हो जाए। अभी मैं उसे रोकने के लिए आवाज देना ही चाहता था कि कमरे के उस दरवाजे से जिससे हम ड्राइंग रूम में आए थे, आबी मुलाजिम के साथ अंदर दाखिल हुआ। उन दोनों को एक साथ आते देखकर जाफरी खुद ही रुक गया और सवालिया नजरों से अपने मुलाजिम को देखने लगा। एनुसी लम्हे आसिया मुलाजिमा का हाथ थामे उस दरवाजे में नमूदार हो गई जिससे जाफरी बाहर जा रहा था। आहट सुनकर जाफरी ने चौंक कर उन दोनों को देखा। उसके साथ ही उसकी हैरत में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, अरे अरे, ये क्या चक्कर है भाई, ये आप दोनों हमारे घरेलू मुलाजमीन को साथ लेकर क्यों आ गए अपने? आबी मुस्कुराते हुए बोला, इसमें हैरान या परेशान होने की क्या बात है भाई? बात दरअसल है कि हम तुम लोगों से जो मुज़ाकरात करने आए हैं, इस गुफ्तगू के दौरान जो कुछ तय पाएगा उसके गवाह भी तो होने चाहिए। लिहाजा मैंने सोचा इन दोनों को गवाह के तौर पर साथ ले चलना चाहिए, क्योंकि इनकी गवाही तुम्हारे लिए भी नाकाबिले कबूल नहीं होगी। ज़रीन ने बड़ी बड़ी आंखें वाह करके मुझसे कहा, ये क्या किस्सा है जनाब, कैसे मुज़ाकरात करेंगे आप हमसे? मैंने नरमी से कहा,
परेशान ना हो बीबी, हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर हमारे साथ ताउन करोगे तुम लोग तो मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा, ना ही कोई नुकसान पहुंचेगा तुम्हें। आबी ने दोनों मुलाजमीन और जाफरी से सोफों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अच्छे और सादतमंद बच्चों की तरह जाकर उधर बैठ जाओ और जो कुछ कहा जाए उस पर हर्फ ब हर्फ अमल करने की कोशिश करो, वरना यकीन करो हम इतने अच्छे लोग नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। आबी के अंदाज ने जरीन को मुश्तैल कर दिया। वो एकदम भड़की और अपनी जगह से उठते हुए बोली, मैं पूछती हूँ कौन लोग हैं आप और क्या चाहते हैं हमसे? ये सब तमाशा क्या है आखिर? मैंने कहा, गुस्सा ना करे बीबी, मैंने कहा है ना, हमसे ताउन करने की सूरत में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बैठ जाओ अपनी जगह पर। नहीं, पहले अपनी आमद का मकसद बयान करो। ये ख्याल रखना कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं फोन करके पुलिस को बुला लूंगी। आबी ने जाफरी से कहा, देख भाई जवान, अपनी इस बुलबुले शीरी दहन को कह दे कुछ देर के लिए चहकना बंद कर दे और हमारी बात सुन ले। पुलिस की धमकी ना दे हमें, हमारे हाथों की लंबाई का अंदाजा नहीं है अभी से। ये तो आप लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे घर में बैठकर हम ही पर हुक्म चला रहे हैं। जाफरी बोला। आबी ने आगे बढ़कर एक उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद करते हुए कहा, ज्यादा बकबक ना कर, चुप करके बैठ जा उधर जाकर। जरीन आबी की उस हरकत पर भड़की, अपने दाएं हाथ की तरफ खुले हुए दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए बोली, ठहरो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने घर में। तुम लोगों ने आखिर समझा क्या है मुझे? आबी ने जल्दी से अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और लपक कर उसका रास्ता रोकते हुए पिस्तौल उसके सामने करके बोला, देख रही हो क्या है ये? पहचानती हो ना इसे? असली है बिल्कुल, और गोली उगलते वक्त जरा भी आवाज नहीं करता ये जो हाशिम खान है ना, इसकी इसी खूबी की बिना पर चुपशाह कहता है इसे। उधर जाकर बैठ जाओ चुपचाप, अगर अपनी जिंदगी से आजिज नहीं आ गई हो तो। पिस्तौल देखते हुए खौफजदा होकर सहम गई। उसके गुलनार चेहरे पर एकदम जर्दी फैल गई। उसने अजीब सी बेबसी के साथ आबी को देखा और कोई लफ्ज कहे बगैर चुपचाप बोझल कदमों से वापस आकर सोफे पर आन गिरी। ये अच्छी धौंस धान ली है, कह तो ये रहे हैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हमें, और साथ ही पिस्तौल निकालकर धमका भी रहे हैं। ये कहाँ की शराफत है? आखिर आप लोग बताते क्यों नहीं, क्यों आए हैं यहाँ, और ये कि आप लोग हैं कौन? जाफरी रो देने वाले अंदाज में बोला, सब तारीफें और तौसीफ तो सिर्फ उस खुदा बुजुर्गो बरतर के लिए है जो मालिक है कुल जहानों का। बहरहाल तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं जो तुमसे मुखातिब हूँ SGMM पीरजादा के मुख्तसर से नाम से पहचाना जाता हूँ, और ये जो मर्द कलंदर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है इसका नाम इसके बर्थ सर्टिफिकेट में हाशिम खान ही दर्ज है, और ये बीबी जो हमारे साथ है एक मजलूम, सितम रसीदा, आफत गुसीदा, दुखियारी, ममता की मारी खातून है। इसके साथ होने वाली ज्यादतियों की दास्तान बड़ी अलमनाक है। तुम सुनोगे तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा, खून के आंसू रोने लगोगे और सर पर खाक डालकर वीरानों की खाक छानने निकल पड़ोगे। बस यूं समझ लो उसकी दास्तान अलम सुनकर इस जमाने से इंसाफ दिलाने के लिए निकले हम, और तुमसे भी इसी सिलसिले में ताउन चाहते हैं। आबी ने बड़े ही रिक्कत आमेज अंदाज में उन्हें बताया। उसका ये अंदाज और लंबी चौड़ी तकरीर जरीन के दिल पर असर कर गई। वो तहरम आमेज नजरों से आसिया को देखते हुए भर्राई हुई आवाज में बोली, क्या जुल्म हुआ है तुम पर बहन, और इस सिलसिले में तुम हमसे क्या चाहती हो? वैसे औरत जात तो हर जमाने में सितम का निशाना बनती रही है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। औरत सदा की मजलूम है, असल से जुल्म सहती चली आ रही है। तुम तो फिर भी खुश नसीब हो कि दो मर्द तुम्हारी दादरसी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रही हो जरीन खानम, तुम दुनिया की सबसे पहली मजलूम औरत अम्मा हव्वा थी जो बाबा आदम को जन्नत से निकलवाने का सबब बनी थी। बस उसी दिन से औरत पर जुल्म हो रहा है। हर मर्द उसे महज इसीलिए सितम का निशाना बनाए हुए है कि उसकी वजह से हमें जन्नत की पुरसुकून जिंदगी से महरूम होना पड़ा, और ऐसी आरामदेह और हर गम से आज़ाद जिंदगी को छोड़कर इस खराबे में आना पड़ा जहाँ हर शख्स दूसरे को फना कर देना चाहता है। फजूल बकवास नहीं मिस्टर मुर्गाबी, काम की बात कर सकते हो तो करो, नहीं तो खामोश हो जाओ, किसी दूसरे को बात करने दो। मैंने आबी की बात काट कर कहा। आबी ने मेरी तरफ कहर आलूद निगाहों से घूरते हुए कहा, ठीक है, अब नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल भी, तुम ही बकते रहो जो कुछ बकना है। जरीन की मुलाजमा आसिया को कहर भरी नजरों से देखते हुए बोली, इस बीबी को मैं जानती हूँ मालकिन, इसके साथ सचमुच जुल्म सितम हुआ है जी, बहुत दुखियारी है बेचारी, उन लोगों ने इसका बच्चा छीन लिया है, बेचारी अपने बच्चे के वास्ते दीवानी हुई फिरती है। अच्छा, तुम भी जानती हो ऐसे मासी, किन लोगों ने छीना इसका बच्चा, और तुम्हें यह सब कुछ कैसे मालूम हुआ? जरीन ने चौंक कर पूछा। आपने पहचाना नहीं बीबी से? ये वही तो है जिसे पीछे वाले शाहजी ने चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस को पकड़वा दिया था। उनके घर में जो बच्चा है वो इसी का तो है। कैसा अंधेर है, क्या जमाना आ गया है, इस गरीब का बच्चा भी नहीं देते और उल्टा चोरी का इल्जाम लगाकर पकड़वा दिया बेचारी को। अच्छा, तो ये वो है? जरीन ने हैरानगी से आसिया को देखते हुए कहा, मुझे बताया था मासी ने तुम्हारे बारे में, बहुत दुख हुआ है जानकर कि उन लोगों ने ऐसी ज्यादती की है तुम्हारे साथ। तुम्हारे शौहर ने कुछ नहीं किया इस सिलसिले में, तुम अकेली ही धक्के खाती फिर रही हो बच्चे के लिए। शौहर के जिक्र पर आसिया ने चौंक कर जरीन को देखा। उसकी आंखों से नफरत झलकने लगी थी और चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। आबी ने जल्दी से कहा,
असल बात तो यही है जी, शौहर होता तो ये नौबत ही क्यों आती, उसके मरने के बाद ही तो जुल्म का निशाना बनी है ये। ओहो, जरीन तासुफ से बोली, औरत के सर पर मर्द का साया ना रहे तो अपने भी आंखें फेर लेते हैं उससे। मुझे पूरी पूरी हमदर्दी है तुमसे, तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। जो कुछ मेरे बस में हुआ उससे मैं इनकार नहीं करूंगी। देखिए बीबी, हम कोई ऐसा बड़ा काम नहीं लेना चाहते आपसे जिसे आप ना कर सकें। हम सिर्फ आपके इस पुरसुकून घर में चंद घंटे गुजारना चाहते हैं, सिर्फ इतनी देर जितनी देर गुलाम मुर्तज़ा शाह और उसके घर वालों को ख्वाब गफलत में जाने में लगेगी। उसके घर में सन्नाटा तारी होते ही हम आपके मकान की छत के जरिए उसके घर में जाएंगे और बच्चे को लेकर इसी रास्ते से वापस आ जाएंगे। उसके बाद एक लम्हा भी रुकने की कोशिश करें हम तो धक्के देकर आप निकाल देना हम सब लोगों को। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हमारे मकान की छत से होकर शाहजी के घर में दाखिल होंगे आप? जरीन हैरानी से बोली, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। उनके अहाते में कुत्ते फिरते रहते हैं रात भर, और सुना है आजकल तो गेट पर पुलिस वाले भी होते हैं। इसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ये सब हमारा दर्द सर है, और ये भी इत्मीनान रखो कि किसी को जरा सा भी शुबा नहीं हो सकेगा कि हम किस तरफ से आए और किधर चले गए। हमारी वजह से आप लोगों पर जरा भी आंच नहीं आ सकेगी, ये मेरा वादा है। मैंने कहा, ठीक है, फिर मुझे कोई एतराज नहीं। आप जब तक चाहें यहाँ बैठें, और जब अपना काम खत्म करके जाने लगे तो चाचा जी को उठाकर बता दें, ये गेट और लाइट्स वगैरह बंद कर देंगे। जरीन ने अपने मुलाजिम की तरफ इशारा करके कहा और उठकर जाने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर वो फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, चाय वगैरह की जरूरत हो इस दौरान तो मासी को बता दें, तकल्लुफ ना करें। उसके जाते ही जाफरी, मासी और चाचा जी भी चले गए। आबी सबके जाने के बाद मेरे पास आन बैठा और मध्यम आवाज में पूछने लगा, तेरा क्या ख्याल है, क्या सचमुच वो हमसे ताउन करने पर तैयार हो गई है या महज मेरे पिस्तौल के खौफ से ये बात कह दी? जरीन के लहजे में तो मुझे जरा भी खोट महसूस नहीं हुआ, मगर उस जाफरी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो भी उसकी बातों से मुत्तफिक है या नहीं। इस दौरान वो बिल्कुल गुमसुम ही खड़ा रहा था। किसी तरह उसके बारे में पता करो अभी। मैंने कहा, आप लोग बैठे धरी, मैं मासी से बात करके आती हूँ, शायद वो कुछ मालूम करके बता सके इस बारे में। आसिया ने कहा और उठकर बाहर चली गई।